देहरादून में मूल निवास स्वाभिमान रैली का आयोजन, हजारों की संख्या में लोग मौजूद, राजनीतिक दल, लोक कलाकार भी शामिल। सीएम ने सचिवालय राज्य स्तरीय एनकार्ड की बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश, नशीले पदार्थों की रोकथाम की कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। अंकिता के परिजनों ने अनिश्चितकालीन धरने की कही बात, एसडीएम यमकेश्वर प्रमोद को आरोपी बनाने की मांग, रेणु बिष्ट की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग। मूल निवास और भू कानून पर बनेगी समितियां, बोले मुख्यमंत्री धामी, संवाद से करेंगे सभी मुद्दों का हल। दून में 24 को महारैली का आयोजन। उत्तराखंड में 6 माह के लिए एस्मा लागू, कर्मचारी संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए लिया फैसला, सचिव कार्मिक ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड में कोरोना अलर्ट को लेकर आदेश जारी, दून मेडिकल कॉलेज में आइसोलेशन वार्ड तैयार, सर्दी जुकाम बुखार की होगी आरटी-पीसीआर जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। खबर आपको राजधानी देहरादून से बता देते हैं, जहां पर विशाल युवा पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन आज। विशाल युवा पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन आज, खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी ने दून में आज किया कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री धामी बतौर मुख्य अतिथि करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। भाजपा के मोदी है ना अभियान के तहत किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में 25,000 भाजपाइयों के जुटने की संभावना। पवेलियन ग्राउंड में राम मंदिर की झांकी दिखाई जाएगी। पदयात्रा में सीएम धामी, तेजस्वी सूर्या होंगे शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी होंगे पदयात्रा में शामिल। विशाल युवा पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन आज, खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने दून में आज किया कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री धामी बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। भाजपा के मोदी है ना अभियान के तहत किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में 25,000 भाजपाइयों के जुटने की संभावना। पवेलियन ग्राउंड में राम मंदिर की झांकी दिखाई जाएगी। पदयात्रा में सीएम धामी, तेजस्वी सूर्या होंगे शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। विशाल युवा पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन आज, खबर हम आपको राजधानी देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने दून में आज किया कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री धामी बतौर मुख्य अतिथि करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। भाजपा के मोदी है ना अभियान के तहत किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में 25,000 भाजपाइयों के जुटने की संभावना। पवेलियन ग्राउंड में राम मंदिर की झांकी दिखाई जाएगी। पदयात्रा में सीएम धामी, तेजस्वी सूर्या होंगे शामिल। खबर हरिद्वार से बता देते हैं, जहां पर आचार्य महामंडलेश्वर पद पर 25 वर्ष हुए पूरे। आचार्य महामंडलेश्वर पद पर 25 वर्ष हुए पूरे। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर 25 वर्ष पूरे। 25 वर्ष पूरे होने पर महोत्सव की हुई शुरुआत। 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव की हुई शुरुआत। हरिद्वार के हरिहर आश्रम में 3 दिवसीय महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। वहीं महोत्सव के पहले दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत हुए शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कार्यक्रम में हुए शामिल। राजीव प्रताप रूढ़ी, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक कार्यक्रम में हुए शामिल। कई अन्य संतों ने दीप प्रज्वलित कर की कार्यक्रम की शुरुआत। आचार्य महामंडलेश्वर पद पर 25 वर्ष हुए पूरे। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर 25 वर्ष हुए पूरे। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर 25 वर्ष हुए पूरे।
25 वर्ष पूरे होने पर महोत्सव की हुई शुरुआत। 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। हरिद्वार के हरिहर आश्रम में 3 दिवसीय महोत्सव का किया जाएगा आयोजन। खबर देहरादून से बता देते हैं, जहां पर हल्द्वानी संरक्षण गृह में नाबालिग से रेप का मामला आया है सामने। संरक्षण में तैनात विभागीय कर्मचारियों पर लगाया आरोप। संरक्षण में तैनात विभागीय कर्मचारियों पर है आरोप। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का बयान। संरक्षण में विभागीय अधिकारी दीपा को निलंबित किया। साथ ही मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि होमगार्ड को वापस भेज दिया गया है। मामले में 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी 2 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। हर पहलू की बारीकी से जांच की जाएगी। खबर बता दें, जहां हल्द्वानी संरक्षण गृह में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है, जहां संरक्षण में तैनात विभागीय कर्मचारियों पर लगा है आरोप। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का इस खबर पर बयान भी सामने आया है, जहां पर उन्होंने संरक्षण में विभागीय अधिकारी दीपा को निलंबित किया है। बता दें कि मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि होमगार्ड को वापस भेज दिया गया है। मामले में 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। वहीं खबर डोईवाला से आपको बता देते हैं, जहां पर खेत में मृत मिले हाथी की मौत का मामला। खेत में मृत मिले हाथी की मौत का मामला आपको बता दें, जहां खेत मालिक को वन विभाग बड़कोट ने किया गिरफ्तार। खेत मालिक ने खेतों में छोड़ा था बिजली का करंट जिसकी चपेट में आकर हाथी की हुई मौत। खेत में मृत मिले हाथी की मौत का मामला खबर डोईवाला से सामने आ रही है, जहां पर खेत मालिक को वन विभाग बड़कोट ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि खेत मालिक ने अपने खेतों में बिजली का करंट छोड़ रखा था, जिसकी चपेट में आकर हाथी की मौत हो गई, जिसके बाद वन विभाग ने खेत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। खेत में मृत मिले हाथी की मौत का मामला सामने आ रहा है, जहां पर खेत मालिक को वन विभाग बड़कोट ने गिरफ्तार कर लिया है। खेत मालिक ने खेतों में छोड़ रखा था बिजली का करंट, जिसकी चपेट में आकर हाथी की मौत हो गई। खबर देहरादून से, जहां पर स्वर्गीय इंद्रमणि बडूनी की जयंती पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। जयंती पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। मुख्यमंत्री आवास में चित्र पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की जयंती के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। मुख्यमंत्री आवास पे चित्र पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। आपको बता दें कि स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पे चित्र पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित।
जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर 25 वर्ष पूरे होने पर स्वामी अवधेशानंद गिरी के हरिद्वार के हरिहर आश्रम में 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव के पहले दिन आज संघ प्रमुख मोहन भागवत, योग गुरु स्वामी रामदेव, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सांसद राजीव प्रताप रूडी, पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, सांसद साध्वी निरंजन ज्योति, पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और कई अन्य संतों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज की नई पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। आध्यात्मिक महोत्सव में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरिहर आश्रम में आया हूं तो निश्चित रूप से आज मेरे लिए अच्छा दिन है कि इतने सारे संतों का एक साथ दर्शन हो सका। हरिहर आश्रम में जो मैं आज आया हूँ तो निश्चित रूप से आज मेरे लिए एक अच्छा दिन है कि इतने सारे संतों का एक साथ दर्शन हो गया और संतों की वाणी से हमको भी बहुत लाभ होता है। समाज जीवन के अंदर काम करने के लिए प्रेरणा का ये काम करते हैं। तो आज मैंने सभी स्वामी अवधेशानंद जी का क्योंकि आचार्य पीठ पर 25 वर्ष उनके पूरे हुए हैं, उनकी शुभकामना देने के लिए मैं आया था। गीता के क्योंकि जो सार है, गीता के उपदेश हैं, वो समाज जीवन में यदि बचपन में है बच्चों को अगर उनको प्रेरणा मिले उनके जीवन को एक अंदर आदर्श एक खड़ा होता है, एक बदलाव आता है और समाज जीवन में अच्छा नागरिक बनने के लिए गीता का एक बहुत बड़ा उपयोग है, इसलिए हमने स्कूलों में उसको लागू किया। रुड़की के थाना परान कलियर क्षेत्र में खनन से भरे डंपर की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर हंगामा किया। आपको बता दें कि रुड़की के थाना परान कलियर क्षेत्र में बुग्गावाला मार्ग पर एक खनन से भरे डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मौके पर जुटे ग्रामीणों की भीड़ ने जमकर हंगामा किया, जहां पुलिस ने लोगों को शांत करने का प्रयास किया। 20 वर्षीय युवक निवासी रानी माजरा सहारनपुर मामा के यहां रहता था। शाम को वह बाइक से सिडकुल में काम कर सोहलपुर की ओर जा रहा था। जैसे ही वह सोहलपुर रोड पर पहुंचा तो खनन से भरे डंपर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। डंपर के अगले पहिए के नीचे युवक और उसकी बाइक पूरी तरह से कुचल दी गई। वहीं युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुत्र श्याम कुमार निवासी देवबंद की सड़क दुर्घटना में एक डंपर से मृत्यु होने के कारण उनके परिजन और अन्य गांववासी आक्रोशित थे, जिनको समझाया बुझाया गया है एसडीएम साहब के द्वारा और हम सबके द्वारा। और अब आगे कानूनी प्रक्रिया के तहत पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए शव को मोर्चरी भिजवाया गया है। इस संबंध में इन लोगों को निर्देशित किया गया है कि ये लोग तहरीर दें, अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारी संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर राज्य में 6 माह के लिए एस्मा लागू कर दिया। इस दौरान यदि कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि बीजेपी के राज्य में लोकतंत्र खतरे में है। कर्मचारियों का ये संवैधानिक अधिकार है कि वह अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर सके, लेकिन सरकार ने लोकसभा चुनाव के डर से अलोकतांत्रिक तरीके से एस्मा लगाया है। आपको बता दें कि सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने एस्मा का आदेश जारी किया। आदेश में स्पष्ट किया गया कि आवश्यक सेवाओं का अनुसरण अधिनियम 1966 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल प्रतिबंधित की जाती है, जहां जून 2024 तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही है कि देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भाई कर्मचारी संगठनों का फंडामेंटल राइट है, वो धरना प्रदर्शन करें, वो जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके अपनाएं। सरकार को उससे भी परहेज है, क्योंकि आप देखिए राज्य के राजकीय शिक्षक जो बड़ी तादाद में है इस प्रदेश के अंदर, निश्चित तौर पर उनके धरने से प्रदर्शन से जो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं उससे सरकार को परेशानी हो रही है। विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार के दरवाजे पर चल रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि कर्मचारी संगठन अचानक से आ गए, 6-7 साल से कर्मचारी संगठनों की मांगे लंबित हैं और ये तानाशाह सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सभी राज्यों में प्रभारी बदलने के साथ ही उत्तराखंड में भी प्रदेश प्रभारी बदल दिए हैं। देवेंद्र यादव को हटाकर उत्तराखंड की जिम्मेदारी कांग्रेस हाईकमान ने कुमारी शैलजा को दी। कुमारी शैलजा कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पदों पर महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा चुकी हैं। वर्तमान में कुमारी शैलजा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा उत्तराखंड कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भी रही हैं। कुमारी शैलजा के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी बनने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सभी कांग्रेस नेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा के प्रदेश प्रभारी बनने से उत्तराखंड कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस नए आयाम स्थापित करेगी। सचिवालय देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व प्राप्ति एवं आय के संसाधनों में वृद्धि की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को फरवरी अंत तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। इस वर्ष के लिए राजस्व प्राप्ति के लिए तय 24,745 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 16,436 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हो चुका है। वहीं सीएम ने ऊर्जा के क्षेत्र में यूपीसीएल एवं यूजेवीएनएल को राजस्व बढ़ाने की दिशा में विशेष प्रयास करने और बिजली चोरी संभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी करने को कहा। जीएमवीएन केएमवीएन वन निगम और अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने और निगमों की कार्य योजना के मूल स्वरूप पर ध्यान देने को कहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि निगमों की कार्य क्षमता का भी आकलन किया जाना चाहिए। भाकियू तोमर ने सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज और उत्तर प्रदेश की स्थानीय अधिसूचना इकाई पर वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया। उन्होंने 28 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता न होने पर 29 दिसंबर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रेलवे ट्रैक को जाम कर आंदोलन करने की चेतावनी दी। भाकियू तोमर ने लक्सर के स्टेशन अधीक्षक को पत्र सौंपा है। खबर नैनीताल से है, जहां भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय में स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की स्मृति में लोक सांस्कृतिक एवं बाल मेला का आयोजन किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति देवान सिंह रावत ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंचे कुलपति देवान सिंह रावत ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़ने के साथ ही नजदीक से जानने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा कुमाऊनी व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि हम अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री के बारे में बच्चों को एक्सपोज करें, पढ़ाया जाए। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई हुई है, तो उसमें कम से कम एक प्रोविज़न है कि हम अपना जो एजुकेशन पॉलिसी में उसमें हम अपने कल्चर एंड हिस्ट्री को पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने रूट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रोग्राम बीएसबी कॉलेज ने किया है वो बहुत ही अच्छा है, सराहनीय कदम है। और यही चीज़ हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को ये एक्सपोज करेंगे कि वो किस हिस्ट्री से आते हैं। ऐतिहासिक हिल यात्रा का भी बहुत बेहतरीन यहाँ पर बच्चों ने प्रदर्शन किया। इस तरह से हर चीज़ आज कुमाऊनी बोली, भाषा, कुमाऊनी पहनावा, कुमाऊनी पकवान, यह हमने प्रारंभ किया। हम बहुत खुश हैं और आने वाले वर्षों में हम और बढ़िया तरह से इस कार्यक्रम। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार की टेंशन तमाम राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने बढ़ा दी है। दरअसल 24 दिसंबर को देहरादून में भू कानून और मूल निवास के लिए विशाल स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस महारैली को तमाम विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों के समर्थन के साथ ही लोक गायक नरेंद्र सिंह का भी साथ मिल रहा है। कांग्रेस, यूकेडी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस महारैली को सफल बनाने के लिए समर्थन का ऐलान किया है। इसके अलावा राज्य के निवासी भी बड़ी संख्या में मुद्दे के लिए आंदोलन के लिए महारैली में आने वाले हैं। इस महारैली ने निश्चित ही सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। देखिए ये रिपोर्ट।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के स्थानीय मुद्दों पर सियासत गरमा गई है। दरअसल राज्य में मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर 24 दिसंबर को देहरादून में विशाल स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस महारैली को तमाम विपक्षी दलों, सामाजिक संगठनों के समर्थन के साथ ही लोक गायक नरेंद्र सिंह का भी साथ मिल गया है। नरेंद्र सिंह नेगी ने लोगों से इस मुद्दे को लेकर स्वाभिमान रैली में जुटने का प्रदेशवासियों से आह्वान किया। जनता के इस आक्रोश ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि सरकार ने बिना देर किए भू कानून के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, जबकि मूल निवास के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसमें उत्तराखंड में अब मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि धामी सरकार ने भू कानून के लिए गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए और रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण के लिए प्रारूप समिति गठित कर दी है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं कानून के लिए भी धामी सरकार ने कमेटी गठित कर ली है। हालांकि महारैली का आयोजन करने वाली मूल निवास एवं भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सरकार पर मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर जनता को उलझाने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के गांव-गांव से हर कस्बे से इस आंदोलन में लोग आ रहे हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड में जो बाहर हमारे लोग रह रहे हैं उत्तराखंड के, वो भी इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और बहुत जगह से हमें सूचनाएं मिल रही हैं। हजारों हजार लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आ गए हैं। लोग समझ चुके हैं हमें अपना अस्तित्व बचाना है और अपना ज़मीर को बचाए रखना है। अस्तित्व और हमारा अस्मिता तभी बचेगी जब हमारी ज़मीनें बचेंगी, हमारा मूल निवास 1950 हमें मिलेगा। नहीं तो जो उत्तराखंड है ये एक तरह से एक धर्मशाला बन चुकी है। यहाँ लाखों की संख्या में जो बाहर से लोग आ गए हैं, जो अपने प्रदेश में मूल निवासी हैं और हमारे प्रदेश में वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र ले रहे हैं और यहाँ भी नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपने प्रदेश में भी वो नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दो जगह वो लाभ ले रहे हैं, संसाधन हमारे उत्तराखंड के लूट रहे हैं। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं कि बाहरी जो प्रदेश के लोग आए हैं 1950 के बाद, वो अपने प्रदेश में जब मूल निवासी हैं तो वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ न बनाएं। ये हमारी सरकार से मांग है। जो फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र कुछ सालों में इस प्रदेश में बने हैं और डिपार्टमेंट में देखिए आप, उनकी जांच करिए, कितने सारे लोग बाहर के डिपार्टमेंटों में घुस चुके हैं। कई साल पूरे हो गए, लेकिन राज्य की जनता इस बात पर परेशान है, आक्रोशित है कि अभी तक यहाँ की ज़मीनों को बचाने के लिए, यहाँ के अस्तित्व को बचाने के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए अभी तक एक कायदे का सख्त भू कानून लागू नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ के लोगों को जो मूल निवासी यहाँ के हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, उनको भी डोमिसाइल यानी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र से काम चलाना पड़ता है। ये दो मांगे हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र और एक सख्त भू कानून बनाए जाने की मांग को लेकर आज पूरी उत्तराखंड की जनता आंदोलित है और विभिन्न संगठन कल इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल भी इस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ हिस्सेदारी करेगा। हम पहले भी इसके लिए लड़ते रहे हैं और कल भी लड़ेंगे और आने वाले समय में भी लड़ेंगे। दोस्तों नमस्कार। कल 24 दिसंबर को उत्तराखंड के जन सरोकारों से जुड़े हुए लोग, उत्तराखंड राज्य के वो आंदोलनकारी जिनके दम पर उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, और उत्तराखंड के वो नौजवान जो इस राज्य में बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, इस राज्य में मूल निवास की पहचान खत्म करने के कारण रोजगार पाने में अनेक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वो सब देहरादून के परेड ग्राउंड में इकट्ठा होकर के मूल निवास, भू कानून की जंग की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के निर्माण का जो मकसद था, उस मकसद को पूरा करने के लिए एक सख्त भू कानून की जरूरत है और जो मूल निवासी हैं उनकी पहचान बरकरार रहे, इसलिए इस कानून का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें बदलाव की जरूरत है। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो जन आंदोलन हो रहा है उसमें हम सब की भागीदारी बहुत जरूरी है। आप किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हो, किसी सामाजिक संगठन से संबंध रखते हो, किसी और क्षेत्र में काम कर रहे हो, लेकिन सरकारी क्षेत्र से बाहर हो, आप सबसे हमारा आह्वान है कि आइए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। सरकार को इस बात के लिए मजबूत संदेश देने का काम कीजिए कि अगर भू कानून उत्तराखंड की राज्य की जनता के अनुरूप नहीं बनेगा
बता दें कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास का मुद्दा गर्माता जा रहा है। सरकार की ओर से पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून के लिए कमेटी भी गठित की गई थी। इस गठित भू कानून समिति ने सितंबर 2022 में धामी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी, लेकिन शासन स्तर पर समिति की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड में साल 2001 के बाद से मूल निवास प्रमाण पत्र की जगह पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनना शुरू हुए थे। इसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से भी आदेश जारी हुए कि राज्य गठन के समय जो भी व्यक्ति उत्तराखंड में रहा वो यहाँ का निवासी बन जाएगा। वहीं देश में मूल निवास प्रमाण पत्र साल 1950 से बनने शुरू हुए थे। बाद के वर्षों में सभी राज्यों में यही व्यवस्था दी गई कि 10 अगस्त 1950 के समय जो व्यक्ति जिस राज्य में रहा उसे वहीं का मूल निवास माना गया। तमाम आंदोलनकारी सरकार से राज्य में इसी व्यवस्था को लागू करने की मांग की है। नहीं, वो जो समिति बनाई गई थी सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में भू कानून को लेकर एक समिति बनाई गई थी। उन्होंने कुछ अपनी फाइंडिंग्स दी हैं, तमाम तरह के अलग अलग राज्यों में के राजस्व से जुड़े हुए तमाम विषय उन्होंने उसमें एकत्रित करके सरकार के पास आए हैं। अब उन सब फाइंडिंग्स पर जो है सरकार के ही वर्तमान जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है ताकि उस पूरी फाइंडिंग्स को किस प्रकार से कानून की शकल दी जा सके, कानून के रूप में उसको जो है कैसे जमीन पर उतारा जा सके, उन सब विषयों का वो अध्ययन करेंगी। इसीलिए उसमें खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।